यस बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, एम आई ऑडिबल टू यू जसक्वीन? ग्रेट प्रिया। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स। राइट, ये आपका बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर कोर पेपर है बच्चे। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर है। 75 का जो बाइफरकेशन है वो 55 का आपका एक्सटर्नल फाइनल एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। राइट, इनकम टैक्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये इनकम टैक्स स्टार्ट कब हुआ था। इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1860s में। ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का हमने फाइनेंशियल लॉस किया। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो लॉस करते, तो ब्रिटिशर्स ने कहा ये लॉस आपसे ही लेंगे। तो वो लॉस कैसे लेंगे? थ्रू टैक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, आपने मूवी देखी होगी लगान, तो लगान लगाना स्टार्ट किया। तो जब देश आज़ाद हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा ये तो बहुत अच्छा सोर्स है, तो उन्होंने उस टैक्स लॉ को कंटिन्यू रखा। राइट, तो मेजर जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या हैं, ये क्वेश्चन राइज होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, पहला सोर्स है आपका टैक्स। दूसरा जो सोर्स है, दूसरा सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है, ह्यूज रेवेन्यू है वो। डिफरेंट टाइप के टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, लगभग 15-20 टैक्सेस पूरे अलग अलग जगह पर, अलग अलग सामान पर, अलग अलग बंदों पर, अलग अलग बेसिस पर सरकार टैक्सेस इम्पोज करती है और बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकार अपनी शेयर होल्डिंग बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी करंटली आपने सुना होगा एयर इंडिया जो है वो टाटाज का हो गया है, LIC की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दी है। तो ये जो पार्ट है ये डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है। राइट, तो अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसके अंडर आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्रिया नोट करते चलें, फाइनेंस मिनिस्ट्री फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। जब हम एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट आपने पढ़ा सुना होगा 12th की इकोनॉमिक्स में, बजट। तो आने वाले समय में हम कहाँ कहाँ कितना पैसा कैसे खर्च करेंगे, पूरा बजट इसी के ऊपर फोकस होता है। तो ये सब एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो डिसाइड करता है। फिर आता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो अथॉरिटी जो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है, दूसरी वो अथॉरिटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है। डायरेक्ट टैक्सेस के साथ जो अथॉरिटी डील करती है उसका नाम है CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो दूसरी अथॉरिटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो गवर्न करती है, उसका नाम है CBIC,
CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो जो अथॉरिटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है उसका नाम है CBIC। CBDT के अंडर काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। CBIC के अंदर आपका आता है जैसे GST डिपार्टमेंट, GST, कस्टम लॉ, वैट, ये आपका सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसलिए ये CBIC इसको गवर्न करती है। तो दो पार्ट, एक CBDT दूसरा CBIC। हमें जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है वो ये वाला पार्ट है CBDT का, डायरेक्ट टैक्सेस का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। कोई डाउट है यहाँ तक? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? यस यस जसक्वीन, कोई डाउट बेटा? ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट। अब हमें बेसिक पता है, अब क्वेश्चन राइज होता है जी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में, लेमन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, मैं अपनी जेब से जब पैसा निकाल करके सरकार को दे देता हूं तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपकी जेब से पैसा मैं निकालूं फिर सरकार को दे दूं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस किस चीज़ का है? डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक पर्सन है, बर्डन भी उसी के ऊपर है और जमा कराने वाला पर्सन भी वही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो अथॉरिटी हैं, दो पर्सन हैं, एक बर्डन किसी और के ऊपर है, टैक्स जमा कोई और कराता है। तो जब डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं, अपनी जेब से मैं खुद पैसा निकालूंगा और सरकार को दे दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपकी जेब से पैसा मैं निकालूंगा फिर सरकार को दे दूंगा। तो पेन किस में ज़्यादा होगा, अपनी जेब से पैसा निकालने में या दूसरे की जेब से पैसा निकालने में? बट ऑब्वियसली अपनी जेब से पैसा निकालने में पेन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में पेन होता है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस में चोरी भी ज़्यादा होती है। GST में इनडायरेक्ट टैक्सेस में चोरी कम होती है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो है इनकम टैक्स। अब ये जो इनकम टैक्स है इसका एक पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को इंडिया में एनफोर्स करने के लिए, लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट से पास हुआ हो, कानून बना हो। तो सरकार ने ये कानून बना दिया 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और आज ये एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन राइज होता है जी ये तो 1961 का है, आज 2022 चल रहा है, तो ये इतना साल पुराना, लगभग 60 साल पुराना लॉ है, क्या ये आज भी उतना ही वैलिड है? क्या ये सही है लॉ? बिल्कुल सही है। ये जो लॉ है, आपने जो किताब देखी होंगी, किताब का जो कवर होता है उस कवर के ऊपर लिखा है 1961, बस। इसके अंदर के जितने पेजेस हैं वो सारे पेजेस नए हैं, सिर्फ कवर पुराना है। तो इसका मतलब ये जो एक्ट है 1961 का, ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ कवर है। इसके अंदर के जो पेजेस हैं, जो हर साल पुराने फाड़ दिए जाते हैं, नए लगा दिए जाते हैं, उसको टेक्निकली हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, उसको टेक्निकली बोलते हैं अमेंडमेंट। तो लॉ में जो चेंजेस किए जाते हैं, जो लॉ में चेंजेस किए जाते हैं उसका टेक्निकल नाम है अमेंडमेंट्स, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है जी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कौन चला रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन चला रहा है? तो लिखेगा, हेडिंग डालिएगा अथॉरिटीज गवर्निंग
इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को कौन कौन चलाता है? सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी लिखा हुआ है वो तो बट ऑब्वियस है, कानून है, तो वो कानून है तो वो तो इसका मतलब इसको चला ही रहा है। दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962। बेटा एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के पास इतना समय हो कि वो डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन कर पाए। उसके लिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 बना हुआ है। रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी मेन अथॉरिटी के पास भी पावर है कुछ रूल्स बनाने की इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अथॉरिटी रूल बनाती है सीबीडीटी, वो लिखती कहाँ है? इनकम टैक्स रूल्स 1962 में। तीसरा है, सॉरी बच्चे, दिस इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट, यस, सर्कुलर्स issued by CBDT, सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। सर्कुलर्स नोटिसेस सरकार सीबीडीटी इशू करती रहती है बीच बीच में। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की हर साल डेट होती है 31 जुलाई, पर पिछले कोविड ड्यूरेशन में 2 साल से इसको लगभग 30 नवंबर कर दिया गया। तो क्या इससे इनकम टैक्स जमा कराने की डेट नहीं बदल गई? यस, बदल गई। तो डेट बदल गई तो वो सर्कुलर आया था, तो इसका मतलब वो भी इनकम टैक्स को चला रहा है, राइट। चौथा है आपका फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल ऑब्लिक एक्ट। अब ये फाइनेंस बिल या फिर एक्ट क्या होता है? जो आपने बजट देखा होगा, बजट इतना मोटा डिक्शनरी टाइप का होता है, उसके बीच के 4 पेजेस जिसके ऊपर लिखा हुआ है आने वाले साल में ये रेट लगेगा टैक्स का, उन पेजेस को फाइनेंस बिल बोलते हैं। जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, तो वो भी तो इनकम टैक्स को चला रहा है कि आने वाले समय में क्या रेट लगेगा। जो 5वां आइटम है उसका नाम है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन। बेटा आपको कोई भी डाउट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हो, क्या कहाँ लॉ कितना है, कैसे है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट डिसीजन दे देगा। जो वो डिसीजन देगा उसको, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिसीजन नहीं कहते, उसको वर्डिक्ट कहते हैं, व्यवस्था। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉ मान लिया जाता है। तो जुडिशियल डिसीजंस भी इट इज़ अ पार्ट दैट दिस अथॉरिटी ऑल्सो गवर्न्स इनकम टैक्स, राइट। सो ये 5 अथॉरिटीज़ हैं जो इनकम टैक्स को चलाती हैं। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है वो हम कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए लिखिएगा स्लैब रेट्स, या एक काम करिए पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ पर्सन। आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से टोटल 4 थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। उन 4 थ्योरी के क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है, definition of person under section 2(7). definition of person under section 2(7). तो पर्सन की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन फिर अराइज हुआ जी, हमें पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी क्यों है? क्योंकि लॉ में लिखा है जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो सिर्फ पर्सन से कलेक्ट किया जाएगा। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि पर्सन कौन होता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल। लॉ में लिखा है बेटा
कि टैक्स सिर्फ पर्सन से लेंगे बस, तो हमें पता होना चाहिए पर्सन कौन होता है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कोई फर्म, चौथा लोकल अथॉरिटी, पांचवा एओपी ऑब्लिक बीओआई, इंडिविजुअल एचयूएफ, छठा कंपनी, और लास्ट इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अब एक एक करके ये 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, ये 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, कोई डेड बॉडी भी इवन इंडिविजुअल के अंदर काउंट होती है। अगर कोई पर्सन आज एक्सीडेंट में चला जाए तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में उसने कुछ पैसा नहीं कमाया होगा, बट ऑब्वियस है कमाया होगा, तो उस पैसे पर कोई तो टैक्स देगा, उसके फैमिली मेंबर्स उस पर टैक्स देंगे, उस डेड बॉडी की रिटर्न फाइल की जाएगी, तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल करता है। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ। आपने कोई कभी चांदनी चौक गए हो तो पुरानी फर्म देखी होगी, जैसे रतिराम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स लगा है, सन का मतलब है बेटा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही उसके हिस्सेदार होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता कहते हैं, बाकी मेंबर्स को को पार्टनर्स कहते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पर्सन है, तो अगर कोई इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी फर्म, चाहे वो फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड हो, कहीं पर भी अगर वो रजिस्टर्ड है और उसकी कोई इनकम है तो भाई उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? जैसे कि एमसीडी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कैंटोनमेंट बोर्ड। ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? आपने एरिया सुना होगा दिल्ली में, दिल्ली कैंट। कैंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। तो जहां पर भी आर्मी का एरिया है वहां एमसीडी नहीं होती, वहां कैंटोनमेंट बोर्ड होता है और वो लोकल अथॉरिटी है, राइट। एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या कभी 2 इंडिविजुअल्स मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं? यस और नो? यस। क्या वो ज़रूरी है जो 2 इंडिविजुअल्स मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म बनाए? आंसर इज नो। अगर वो 2 इंडिविजुअल्स हैं और पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई है तो उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा क्वेश्चन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ मिल करके बिजनेस करे? यस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ मिल करके बिजनेस करे? यस और नो? यस। तो भाई इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक पर्सन है, एचयूएफ भी एक पर्सन है, मिलकर के जो बनाया उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे दशहरे के समय में रामलीला लगती है, वहां पर रामलीला कमेटी ने बिस्लरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया बिस्लरी कंपनी को कि आप स्टॉल लगाएंगे एक कंपनी को। कंपनी ने फर्दर मिस्टर एक्स को कहा आप लगा दीजिए हमारे बिहाफ पर। तो रामलीला ग्राउंड में, इस ग्राउंड में ये जो स्टॉल लगा है ये मिस्टर एक्स और कंपनी ने दोनों ने मिल करके लगाया। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है,
कंपनी एक कंपनी है, तो ये जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो फर्म काम कर रही है इनकम टैक्स के पर्पज से, उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहेंगे। इसमें बच्चे कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी दो पर्सन मिलके काम करें तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ मिल जाए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एजेपी मिल जाए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी फर्म मिल जाए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि दो अलग अलग पर्सन हैं, राइट। देन कंपनी, कंपनी कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कंपनी, कंपनी कोई भी हो सकती है, कंपनी कोई भी हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी है। कंपनी है तो पर्सन है, पर्सन है तो भाई कंपनी की कोई इनकम होगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा दुनिया में, इंडिया में पर्सन की डेफिनेशन से बच नहीं सकता, क्योंकि लॉ में लिखा है टैक्स सिर्फ पर्सन से लेंगे, और अगर कोई पर्सन पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा तो उसका टैक्स माफ हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कोई भी बंदा अगर इन 6 कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो वो अपने आप को आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मान ले। जैसे कि एक बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, श्राइन बोर्ड। ये श्राइन बोर्ड क्या करता है, वैष्णो माता, अमरनाथ यात्रा दोनों इस श्राइन बोर्ड के अंदर आती हैं। ये जो श्राइन बोर्ड है ना ये इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना फर्म है, ना लोकल अथॉरिटी, ना एओपीबीओ है, ना कंपनी। ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में ये फॉल करेगा। इसको आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हम कहेंगे, राइट। तो ये पर्सन की डेफिनेशन है, ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आपके थ्योरी के 4 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला क्वेश्चन यही है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। कोई डाउट? यस जसक्वीन, कोई डाउट है बेटा? ये देखना काम नहीं कर रहा। अभी जस्ट अ मिनट, ये सेव होगा डाटा? सेव तो करोगे तभी तो शेयर। अच्छा, खाली वीडियो शेयर कर दोगे उसमें हो जाएगा। हाँ जी जसक्वीन, नहीं भी हो, नोट कर लिया आपने प्रिया? हाँ जी क्लियर है जसक्वीन, राइट।
नो लास्ट यस करो, आ जाइए लास्ट में आ जाइए, वो पिक कर दो, स्क्रीन पिक कर दो, आ गया, ठीक है ना, सही आ रहा है। हाँ चलिए, ये कहाँ आ गए, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, यस यहाँ पर हम थे डेफिनेशन ऑफ पर्सन, ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्विच करते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल से पहले लास्ट थियोरेटिकल पार्ट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, दो पार्ट बस ये डिस्कस करते हैं, छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट। क्वेश्चन अराइज होता है जी प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। बेटा प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस भी ईयर में हम इनकम कमाते हैं, जिस भी ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। जिस भी ईयर में हम टैक्स पे करते हैं, जिस भी ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। अभी एक फाइनेंशियल ईयर गया है 2021-22 जा चुका है, कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। ये जो ड्यूरेशन है ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है। क्या हमने इसमें कुछ इनकम कमाई होगी, येस और नो? यस, ये जो इनकम हमने कमाई है इस ड्यूरेशन में, तो ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है ये बन गया प्रीवियस ईयर। इस ड्यूरेशन में जो मैंने इनकम कमाई इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। क्या मैं इसका टैक्स अभी दे सकता हूँ? आंसर इज नो। अगर मुझसे कोई पूछे आपने कितनी इनकम कमाई 21-22 में, तो बेटा जब तक 31 मार्च 2022 नहीं निकल जाता तब तक मुझे पता नहीं लग सकता मैंने 21-22 में कितनी इनकम कमाई है। तो जब ये निकल जाएगा तब पता लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, राइट। इसका मैं मेजरमेंट कब करूंगा कि इस ड्यूरेशन में मैंने इनकम कम कमाई, इतने ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनकम कितनी कमाई, ये मुझे कब पता लगेगा, 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद। तो जब मैं ये पता लगा रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ, असेस का मतलब है मेजर करना, असेस का मतलब क्या है, मेजर करना, तो मैं असेसमेंट ईयर में ही तो ये काम करूँगा जब मेजरमेंट करूँगा। असेस का मतलब क्या होता है, मेजर करना, राइट। तो यहीं से इसका नाम पड़ा है असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रीवियस ईयर 2021-22 में मैंने कितनी इनकम कमाई, या इसको मैं दूसरे तरीके से आपको कहूं कि असेसमेंट ईयर 2022-23 2022-23 में मैंने कितनी इनकम कमाई, बेटा इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं आपसे कहूं प्रीवियस ईयर 20-21 में कितनी इनकम कमाई, तो इसका मतलब मैं जो ड्यूरेशन देखूंगा वो 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 22 तक का देखूंगा। अब मैं आपसे कहूं जो 22-23 में कितना टैक्स पे करना है, कितनी टैक्स लायबिलिटी है, तो अगेन मुझे जो ड्यूरेशन देखना है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का देखना है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 या फिर असेसमेंट ईयर 22-23 बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो आपको क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर बताओ जी 21-22 में कितनी इनकम है, तो ये ड्यूरेशन आपको लेना है। आपको क्वेश्चन आए जी असेसमेंट ईयर 22-23 का टैक्स बताओ, तो भी इसी ड्यूरेशन की इनकम हमें कंसीडर करनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, यस और नो। चलिए अब हमें प्रीवियस ईयर भी पता है और असेसमेंट ईयर भी पता है। नेक्स्ट है, हेडिंग डालिएगा स्लैब रेट्स। तो टैक्स रेट क्या होते हैं वो जान लेते हैं, टैक्स कैसे लगता है वो जान लेते हैं। टैक्स रेट्स, स्लैब रेट्स ये जान लेते हैं। पहला पार्ट लिखिएगा, फर्स्ट पार्ट,
for individual